गांधी हत्या में सावरकर इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें निर्दोष करार दे दिया था। सावरकर के खिलाफ कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं मिला था या फिर कोई भी टेक्निकल एविडेंस नहीं मिला था जो उन्हें इस हत्या के साजिश में हिस्सा के रूप में प्रूव करता हो। सावरकर को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उन्हें इस पूरे कांड में फंसाना चाहती थी। उसके दो मेन रीजन थे। सबसे पहला रीजन था हिंदुत्व और दूसरा रीजन था खुद नाथूराम गोडसे। ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि नाथूराम गोडसे सावरकर का राजनीतिक शिष्य था। सावरकर नाथूराम गोडसे के राजनीतिक गुरु थे। ये एक बहुत बड़ा रीजन था सावरकर को इस पूरे केस में खींचने के लिए। पहले नाथूराम गोडसे गांधी जी का अनुयायी था, उन्हें फॉलो करता था, उनके आदर्शों पे चलता था, लेकिन बाद में गांधीवाद गिरता गया और सावरकरवाद बढ़ता गया। आखिर कैसे सावरकर नाथूराम गोडसे के राजनीतिक गुरु बने, इस विषय में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं दी अनटोल्ड स्टोरी। नाथूराम गोडसे का जन्म बारामती में विनायक गोडसे और लक्ष्मी गोडसे के घर में हुआ था। अब नाथूराम बचपन से एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, तो उनको काफी ज्यादा लगाव था हिंदू इतिहास, हिंदू कल्चर और हिंदुत्व की ओर। तो पहले से ही सनातन धर्म के लिए काफी उनमें रुचि थी। प्लस वो राजनीति में भी हिस्सा लेना चाहते थे, स्वतंत्रता के लिए भी वो लड़ना चाहते थे। लेकिन उनके पिताजी का कहना था कि राजनीति करना अपने बस की बात नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ाई करो और सरकार की नौकरी करो। नाथूराम का इससे उलट मानना था। नाथूराम गांधी जी के विचारों पर चलता था, उनके आदर्शों पर चलता था, उनके सारे भाषणों को वृत्तपत्रों से कट करता था, अपनी नोटबुक में चिपकाता था। एक दिन उसने हद ही कर दी। नाथूराम ने गांधी के सत्याग्रहियों को एक दिन पुणे के अपने घर में ले आया और उन्हें खाने के लिए आमंत्रण कर दिया, घर वालों को बिना बताए हुए। अब जब खाना बिना सब कुछ खिलाया तो नाथूराम के पिताजी ने सत्याग्रही रवाना होने के बाद नाथूराम को खूब डांट लगाई। कहा कि मैं सरकार की नौकरी करता हूँ, अगर तुम ऐसे ही सत्याग्रहियों को, गांधी के सत्याग्रहियों को घर पे लेके आओगे, हो सकता है मेरी नौकरी चले जाए और हमारा परिवार रास्ते पे आ जाए। नाथूराम को इस बात का कोई फर्क पड़ा नहीं। नाथूराम अपने आदर्शों पे चलता रहा। नाथूराम स्वतंत्रता के लिए, राजनीति के लिए उसी में अपनी रुचि रखता गया। उसने पिताजी के ना कहने के बावजूद भी गांधी जी की नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हिस्सा ले लिया और यही से शुरुआत होती है गांधीवाद के अंत की और सावरकरवाद की शुरुआत की। अब होता यह है कि जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी कि खिलाफत आंदोलन जो है वो फेल हो गया, जब ये आंदोलन फेल हो गया तो मुसलमानों ने इसका पूरा इल्जाम हिंदुओं पे लगाया और काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर बर्बरता बिताई। इससे नाथूराम गोडसे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया। उसी बीच गांधी जी ने अपने अहिंसा के आदर्श को सबके सामने खुद से ही एक्सपोज कर दिया। जहाँ पे गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि अगर नॉन वायलेंस से तुम्हारा मिशन सक्सीड नहीं होता तो तुम अपनी कुरान यानी होली बुक में जो भी रास्ता बताया है उस रास्ते का इस्तेमाल करके अपने मिशन को सक्सेसफुल कर लेना। मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा समर्थन करूंगा और तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। नाथूराम को इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। जहाँ वो हिंदुओं को अहिंसा परमो धर्म की बात सिखाते थे, वो भी अधूरी अहिंसा परमो धर्म पर धर्मो हिंसा तत्व बच्चा, जो कि पूरा है। लेकिन मुसलमानों के लिए इनका कहना था कि भैया तुम हिंसा चाहे तो कर सकते हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। हिंदू हिंसा करेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मुसलमान हिंसा करेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। नाथूराम गोडसे को पहली बार इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने ये डिसीजन लिया कि अब वो गांधी जी के आदर्शों पे नहीं चलेगा। उस बीच हेडगेवार के भाषण काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। लोग उनके भाषणों को सुन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन कर रहे थे। नाथूराम गोडसे भी उन युवकों में से था जिन्होंने आरएसएस की सबसे पहली शाखाओं में हिस्सा लिया था। 3 साल आरएसएस में काम भी किया, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गए। बाद में उनकी पिताजी की ट्रांसफर हुई रत्नागिरी, जहां पे उन्हें पता चला सावरकर के बारे में। सावरकर हिंदू महासभा नाम की पॉलिटिकल पार्टी को चलाते थे और उस समय हाउस अरेस्ट में थे। सावरकर का और नाथूराम गोडसे का जो घर था वो 15 से 20 मिनट की दूरी पे था। नाथूराम गोडसे मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो चुका था, उसको आगे पढ़ने की इच्छा नहीं थी, तो वो हर दिन रोज 10-10, 12-12 घंटे सावरकर के साथ बिताने लगा। सावरकर ने उसे ज्ञान से भर दिया। सावरकरवाद बढ़ता गया और गांधीवाद गिरता गया। इसी बीच नाथूराम गोडसे ने यह डिसाइड किया कि अब वो हिंदू महासभा की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे। हिंदू हितों के लिए, हिंदू जनता की सेवा के लिए वो अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे और इसी में अपना भविष्य बनाएंगे। अब हिंदू हितों की रक्षा करना, हिंदू जनमानस की रक्षा करना नाथूराम गोडसे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज उसका कहना था 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए, अधिकारों के लिए लड़ना पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आबादी का कल्याण करने जितना अच्छा काम है और वो यही करेगा। नाथूराम गोडसे ने और सावरकर ने उस समय कई सारी भोजन सभाएं का आंदोलन किया था, जिसमें वो हिंदू समाज को मजबूत करने का काम करते थे। उनका कहना था कि सारे हिंदू एक ही है। इन भोजन सभाओं में शूद्र, वैष्णव, क्षत्रिय, ब्राह्मण चारों वर्णों के लोगों को बुलाते थे और मिल के खाना खाते थे और समाज को यह संदेश देते थे कि जातियाँ बाद में, हिंदू पहले है, हम सब एक है, हम सारे हिंदू इक्वल है। कई सारी सभाएं तो खुद नाथूराम गोडसे ने आयोजित की थी। बाद में उसे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया बॉम्बे स्टेट में। ऐसे ही काम करते करते नाथूराम गोडसे बॉम्बे स्टेट की जनरल सेक्रेटरी से सीधा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंच चुका था, हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जैसे
बीजेपी में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें 8 से 9 लोग होते हैं, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 8 से 9 लोग होते हैं। उसी तरीके से हिंदू महासभा की भी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, सावरकर, नाथूराम गोडसे भी था। नाथूराम गोडसे उन राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था, काफ़ी बड़ा बन चुका था, काफ़ी बड़ा बन चुका था। अब इस बीच हुआ ये कि सावरकर की तबीयत जो है वो काफ़ी स्वस्थ नहीं थी और खराब हो रही थी, तो उन्होंने एक तरीके से पॉलिटिक्स से सस्पेंशन ले लिया था 3 साल के लिए। इस बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिंदू महासभा की कमान सौंपी गई थी। उनके इस नेतृत्व में हिंदू महासभा काफ़ी ज़्यादा दुबली हो गई, शक्तिहीन होने लगी। जहाँ दूसरी ओर गांधी जी की अहिंसा का विचार हिंदू समाज को नपुंसकता की ओर ले जा रहा था, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग हिंदू विनाश के लिए नए नए षड्यंत्र रच रही थी और हिंदुओं की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू महासभा शक्तिहीन हो रही थी, वो कुछ काम कर नहीं रही थी, उग्र विचारों से दूर हट रही थी। नाथूराम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस सारी बातों का। नाथूराम ने ये डिसाइड किया कि हिंदू हितों को और भी तीव्र रूप से जनता के सामने रखने के लिए उन्हें खुद का एक वृत्तपत्र चालू करना चाहिए। उन्होंने सावरकर से बात की और सावरकर से 15,000 रुपये लिए। टोटल उन्होंने 75,000 रुपीज़ उस समय, 75,000 रुपये उस समय उन्होंने इकट्ठा किए। अग्रणी और हिंदू राष्ट्र नाम के 2 वृत्तपत्र बनाए। ये दोनों वृत्तपत्र काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे उन समय। और एक फैक्ट बताता हूँ आपको, जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, जो कि जिनके बिरला भवन में गांधी जी रहते थे, उन्होंने भी नाथूराम गोडसे के अखबार अग्रणी और हिंदू राष्ट्र में 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो नाथूराम गोडसे बहुत बड़ा व्यक्ति बन चुका था। बाद में उसका इतिहास जो है वो दबा दिया गया, वो हत्या गांधीवध के बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, 1946 का समय था। उस समय सुहरावर्दी, जो कि बंगाल में अपनी सरकार चला रहा था, बंगाल के अंदर उसकी सरकार चल रही थी, उसके नेतृत्व में बंगाल में भीषण दंगे हुए थे नोवाखली में। विष्णु करकरे, जो नाथूराम गोडसे के साथी थे, वो बंगाल के नोवाखली में जाके उन्होंने हिंदू के साथ जो अत्याचार हुए वो अपने आंखों से देखा था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पीड़ा जताई थी। नाथूराम भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। इसी बीच गांधी जी ने फिर से अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण नीतियों के ऊपर काम करना चालू कर दिया। वो इसमें लग गए। उन्होंने सुहरावर्दी की प्रशंसा करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने सुहरावर्दी को शहीद साहब के नाम से संबोधित करना स्टार्ट कर दिया, उनको शरण दे दी, एक तरीके से उन्हें क्लीन चिट दे दी अपनी तरफ से कि ये भाई निर्दोष आदमी है। नाथूराम गोडसे को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब इसी बीच एक और घटना ऐसी हुई कि गांधी जी ने दिल्ली की भंगी कॉलोनी यानी वाल्मीकि बस्ती में एक मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी। इस बात का तीव्र विरोध हुआ, पुजारियों ने भी इस बात का विरोध किया। उसके बावजूद गांधी जी ने कर दिया, उनकी सभाएं होने ही नहीं दे रहे थे ये लोग। इस बात का पता चल गया एक दिन सावरकर को इस बात का काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने अर्जेंट में नाथूराम गोडसे को मुंबई बुला लिया दिल्ली से। नाथूराम गोडसे दिल्ली से मुंबई चले आए। सावरकर ने उन्हें खूब भला बुरा कहा और खूब डांटा। सावरकर ने उन्हें कहा कि अगर गांधी जी हिंदू विरोध की बातें करते हैं, हिंदू हितों को कुचलते हैं, तो तुम भी अपनी खुद की प्रार्थना सभा लो और गांधी जी की आलोचना करो, ना कि उनकी प्रार्थना सभाओं को अड़ंगा डालो। नाथूराम गोडसे को यह बात काफ़ी अच्छी लगी। वो वापस दिल्ली गया और उसने फिर से आंदोलन छेड़ दिए, अलग अलग रूप से अलग अलग अपनी खुद की सभाएं लेना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब इस बीच हुआ या 1947 का समय आ चुका था। 8 और 10 अगस्त के बीच में नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता के लिए बैठक थी, हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और उस समय अखिल भारतीय हिंदू कन्वेंशन, इन दोनों की एक मिलीजुली बैठक होने वाली थी दिल्ली में सावरकर जी के नेतृत्व में। अब हुआ क्या, इस डिसीजन के अंदर, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के अंदर 2 ऐसे डिसीजन ले लिए जिसके वजह से सावरकर के ऊपर से नाथूराम गोडसे का विश्वास उठ चुका था। सावरकर के प्रति उसका मोह भंग हो चुका था। वो अब सावरकर को ताने मार रहा था, आलोचनाएं कर रहा था, निंदा कर रहा था, आपस में नहीं कर रहा था, अपने पत्र में, अपने वृत्तपत्रों में बड़े बड़े पेजेस के ऊपर, फ्रंट पेजेस के ऊपर उनकी आलोचना उसने स्टार्ट कर दी थी। क्या डिसीजन थे, चलिए समझते हैं। सबसे पहला डिसीजन ये ले लिया गया कि अब हिंदू महासभा कांग्रेस की साथ सरकार में चली जाएगी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस सरकार में हिंदू महासभा की ओर से हिंदू महासभा की ओर से कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। अब नाथूराम गोडसे को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। सावरकर का कहना था, नई भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में आना चाहिए, क्योंकि ये सरकार कांग्रेस की नहीं है, भारत एक राष्ट्र की सरकार है। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने अपने लोगों को कांग्रेस के अंदर भेज देना चाहिए, कांग्रेस की सरकार में मंत्री पदों के लिए भेज देना चाहिए और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उनका कहना था, हिंदू महासभा अगर इस अलायंस में नहीं बढ़ती तो देश के अंदर जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मुसलमान भारत को पाकिस्तान बनाने में पूर्ण रूप से समर्थन हो जाएगा और एक तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसके लिए हिंदू महासभा जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इस सत्ता में जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था और उन्होंने अपना मन जो है वो बना लिया था। नाथूराम गोडसे को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो हिंदू महासभा कांग्रेस की सत्ता में जा रही है या फिर भारत की मिलीजुली सरकार में जा रही है। उसको इस बात की प्रॉब्लम थी कि कांग्रेस को गांधी जी अपने इशारों पर नचाते हैं और कांग्रेस उनके इशारों पर नहीं नचती है तो वो अपने अनशन से, ब्लैक
ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स से कांग्रेस को अपनी बातें मनवाते थे। जहां पे एक बीच में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, गांधी जी हर दिन हिंदुओं के प्रति नफरत उगल रहे हैं, हिंदुओं के लिए वो एक तरीके से अपनी मुंह से बर्बरता बना रहे हैं, हिंदू शरणार्थी के प्रति उनका जो भेदभाव हो रहा है, हिंदू अब किसकी ओर देखेगा? अगर हिंदू महासभा कांग्रेस के साथ सत्ता में चली जाएगी तो वो हिंदू हितों के लिए काम कर ही नहीं पाएगी। गांधी जी हिंदू महासभा को भी अपनी उंगली पे नचाएंगे। इससे अच्छा है हिंदू महासभा अलग हो जाए और खुद से बहुमत से अपनी सरकार बनाए। लेकिन सावरकर मन बना चुके थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा की ओर से कांग्रेस में मिनिस्टर बनेंगे, भारत की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनेंगे। सावरकर के इस डिसीजन का नाथुराम गोडसे ने काफी विरोध किया, लेकिन ये डिसीजन पारित हो चुका था क्योंकि सावरकर अपना मन बना चुके थे। दूसरा डिसीजन ये था कि पहले ये बात तय की गई थी कि भारत का जो ध्वज होगा वो भगवा ध्वज होगा, जो हिंदू महासभा यानी सावरकर ने कांग्रेस को बताया था। कांग्रेस इस बात पे तैयार हो चुकी थी, लेकिन बाद में गांधी जी ने इस बात को पलटा दिया। गांधी जी ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक समय के लिए उन्होंने ये बोला कि यार भगवा ध्वज क्यों है, भारत सिर्फ हिंदुओं का तो है नहीं, यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ पे और धर्म के भी लोग रहते हैं। तो गांधी जी का कहना था कि भगवा ध्वज जो है वो सिर्फ हिंदुओं का प्रतीक है, ये नहीं होना चाहिए बल्कि तिरंगा होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि भारत के तिरंगे के ऊपर अशोक चक्र की जगह यूनियन जैक लगा दे क्योंकि क्रिश्चियन भी लेते हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस बेहुदा बात को नहीं स्वीकारा और उन्होंने तिरंगे ध्वज को अपना ध्वज बनाया, चक्र वाला। नाथुराम गोडसे इससे काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसका कहना था छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवे ध्वज ने कई औरतों को बलात्कार होने से बचाया, कई मंदिरों को खंडित होने से बचाया, उनकी पवित्रता को बनाए रखा। इस तिरंगे ध्वज ने तो किसी भी औरत के ऊपर बलात्कार होने से रोक नहीं पाया। जहाँ पे पार्टीशन की बॉर्डर लाइन खींची गई थी उस सारे जगहों पे हिंदू लड़कियों का, हिंदू सिख औरतों का, सभी का बलात्कार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, मंदिरों को खंडित किया जा रहा है। इस तिरंगे ने तो किसी का नहीं बचाया। उसके बावजूद भी सावरकर ने बड़ा मन दिखाते हुए तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदू महासभा के सारे लोगों को कहा कि आप इस तिरंगे का स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त के दिन सावरकर और हिंदू महासभा के अन्य साथियों ने अपने घरों पे भगवे ध्वजों के साथ साथ तिरंगे ध्वज को भी लहराया। इस बात का नाथुराम गोडसे के मन में दुख था, लेकिन बाद में उसने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। उसका कहना था जिस तिरंगे ध्वज को गांधी जी ने सजेस्ट किया है, गांधी जी खुद उस तिरंगे ध्वज का अपमान कर रहे हैं और सावरकर को ये बात समझ में नहीं आ रही है। सावरकर के लिए उसके मन में क्रोध बढ़ता जा रहा था। अब समय ऐसा था कि वो सावरकर के प्रति अपना गुस्सा जता रहा था, उन्हें पत्रों में ताने मार रहा था। उनके वृत्तपत्रों में वो सावरकर के खिलाफ लिख रहा था, उस वृत्तपत्र में जिसके लिए सावरकर ने 15,000 रुपए दिए थे। सावरकर को भी ये बात पता चल रही थी कि वो उनके अगेंस्ट चला गया है। सावरकर को ये बात पता थी। नाथुराम गोडसे ने अब ये डिसाइड कर लिया था कि वो हिंदू महासभा के अंदर ही एक डिफरेंट विंग बनाएगा और सावरकर के विचारों पे नहीं चलेगा। ये विचारों के बारे में सावरकर को पता भी लगना नहीं चाहिए। ये विचार थे कि सबसे पहले हम गांधी जी की मुस्लिम तुष्टीकरण नीतियों को सबके सामने उजागर करेंगे, उनको ये बात दिखाएंगे कि भाई तुम हिंदू हितों को कुचलोगे ना तो हम आप हिंदू जो है वो सहनशील नहीं रहे, हम तुम्हें तुम्हारा सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया जो है वो हम करेंगे। दूसरा था जो हैदराबाद में यौनों के अत्याचार हो रहे थे हिंदुओं के ऊपर, हैदराबाद में निजाम के खिलाफ काम करना और हिंदू हितों की रक्षा करना, हिंदुओं की रक्षा करना। उन्होंने हिंदू नवयुवकों से कहा कि आप अगर मेरे विचारों से सहमत है तो आप मेरे साथ चलिए और हमारे आदेश पे काम कीजिए। और याद रखें इस बात का पता सावरकर और किसी भी वृद्ध बूढ़े नेता को नहीं पता चलना चाहिए, उसने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि वो अपने पत्रों में भी सावरकर को बूढ़ा इंसान करके ही बता रहा था क्योंकि उसे गुस्सा था उस बात का। उसे लगता था सावरकर ने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ऐसा उसे लगता था। ठीक है, अब हुआ ये कि इस पूरे बात से नाथुराम गोडसे अब अलग हो चुका था, सावरकर के साथ काम नहीं कर रहा था, सावरकर को अपने विचार बता भी नहीं रहा था, वो खुद से ही काम चल रहा था। इसी बीच कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद नाथुराम का गांधी जी के प्रति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया एंड इट टर्म्स टू बी गांधीवध। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे जीवनलाल कपूर ने यह पता लगाया कि गांधीवध के क्या कारण बने, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 कारण थे, तीनों को अलग अलग सीरीज, अलग अलग प्लेलिस्ट में समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े और डीप में इसे समझना पड़ेगा, एक वीडियो में इसे नहीं समझा सकेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।